കോണിൽ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനും ശാസ്ത്രകാരനും ഡൽഹി സർവകലാശാല പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ സുബേന്ദു ഘോഷ് സംസാരിക്കുന്നു. അവതരണം റിസ്വാൻ അൻസാരി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഉറുദു വിഭാഗം, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല. ഭാഗം 1. सामीन हजरत, मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट। आज हमारे सामने मौजूद हैं क्लासिकल संगीत से ताल्लुक़ रखने वाले एक माहिर फ़नकार डॉक्टर सुबेंदु घोष। हालांकि इनका ताल्लुक़ साइंसी उलूम से है, लेकिन नगमों के जादू ने उन्हें इस कदर अपना दीवाना बनाया कि उसके तिलिस्म से बाहर निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर सुबेंदु घोष से करवाते हैं और संगीत से जुड़े पहलुओं पर उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट के रेडियो CU में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी आपने शोबा उर्दू में मुनक़्क़िदा सह रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार बउनवान उर्दू और हिंदुस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त में संगीत और उर्दू के मुतालिक एक खुतबा पेश किया था। तो मज़ीद मालूमात के पेश नज़र हम उसी मौजू पर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि उर्दू संगीत के रिश्ते से गहरी वाक़फ़ियत हो सके। तो सर, संगीत के मुतालिक सवाल करने से पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो हमारे सामाईन के लिए एक मुख्तसर सा तारुफ़ जिससे आपकी शख्सियत वाज़े हो सके। इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने हमें यहाँ बुलाया और इज़्ज़त दी है, और इस वास्ते मैं आज बहुत खुश हूँ। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं पैदा हुआ था एक बंगाली परिवार में, बल्कि मैं तो यही कहता हूँ कि मैं 100% बंगाली हूँ, और मेरा बचपन गुज़रा है कलकत्ते में, और वहीं पढ़ाई भी हमने की है ग्रेजुएशन तक, और साथ साथ मौसीकी की तालीम भी हासिल करी हमने। वहीं से सर, बंगाल से ही? जी, एकदम बचपन में। एक्चुअली क्या हुआ था कि इस मामले में मैं थोड़ा खुशनसीब हूँ कि बाबा यानी मेरे अब्बा ने मेरे को ऐसे स्कूल में दाखिल किए थे जहाँ पे जो स्कूल को चलाते थे, बच्चों के स्कूल वो चलाते थे, एक रविंद्रनाथ टैगोर के एक शागिर्द, उन्होंने ये स्कूल खोला, और शांति निकेतन जिस आदर्श के आधार पर बना था उसी आधार पे ये स्कूल चला रहे थे। जैसे कि बच्चों को डांटना नहीं, मारना नहीं, और ज़्यादातर क्रिएटिव आर्ट्स पे एम्फेसिस करना, ज़्यादा ज़ोर देना, एंड नॉट टू ओवरबर्डन द स्टूडेंट्स विथ सिलेबस और नॉलेज एट्सेट्रा। तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशनसीबी थी कि मैं बचपन हमारा गुजरा है पेंटिंग करते हुए, गाना गाते हुए, नाचते हुए, और थोड़ा थोड़ा थिएटर करते हुए। नाचते हुए भी सर? बिल्कुल। मैं बचपन में बहुत अच्छा डांसर था। अभी तो थोड़ा सा मतलब वो उम्र का तकाजा है, लेकिन मैं बहुत पसंद करता हूँ, और गाना बजाना साथ में चलता है। और थिएटर में भी मुझे काफ़ी रुचि थी बचपन में। मैं हमेशा स्कूल में नाटक किया करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने वक्त गुजारा पेंटिंग में। और घर में इतनी दीवारें थी, सब में मैं पेंट करके कुछ ना कुछ पेंटिंग बना के रखता था। और फिर मैं कहूँगा मैं खुशनसीब हूँ, वो जब पुताई वाले आते थे तो बाबा कहते थे नहीं, ये हिस्सा जो है इसमें पुताई ना करो, वो नाराज़ हो जाएगा मेरा बेटा। तो रखा रहता था, बाकी हिस्सा घर का वो पुताई उसकी हो जाती थी। खैर, तो लेकिन चूँकि मैं बंगाल में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे शुरुआती तालीम हमको मिल रही थी रविंद्र संगीत में, और बचपन में मैंने बहुत रविंद्र संगीत गाया है। बल्कि मैं तो टैगोर के गाने उस उम्र से गाने लगा था जब मेरे को पढ़ना नहीं आता था। अच्छा। 2 साल 3 साल, और बिल्कुल मेरे सब गाने याद रहते थे, और मैं बिल्कुल, माँ कहती थी कि विदाउट एनी एरर मैं अदा कर सकता था।
लेकिन मैं जब धीरे धीरे बड़ा हो गया, हाई स्कूल में गया, तब मुझे लग रहा था कि मुझे ये रविंद्र संगीत या जो एक तरह की लाइट म्यूज़िक है, बाकी जो फिल्मी म्यूज़िक है, लाइट म्यूज़िक है, उससे मेरा दिल भर नहीं रहा है. I need something more. And I was thirsty of the real, यानी पक्का गाना. और जो इस वास्ते मैंने कोशिश की है कि मैं शास्त्रीय संगीत में यानी क्लासिक मौसीकी में आ जाऊं. तो और फिर मैंने वहाँ पे कलकत्ते में एक उस्ताद के पास गया था. वो अभी रहे नहीं हैं. कुछ दिन हमने उनसे तालीम पाई. तो लेकिन मैं चूँकि वहाँ पढ़ाई का बहुत प्रेशर था और मैं साइंस के स्टूडेंट रहा, तो थोड़ा बैलेंसिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती थी. तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत क्लासिकल म्यूज़िक वहीं शुरुआत हो गई थी. लेकिन उसके बाद मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने दिल्ली आया जी, और मैं बता दूं कि मैंने ग्रेजुएशन कलकत्ते में एक मशहूर कॉलेज है कैलकटा प्रेसिडेंसी कॉलेज, तो वहीं मैं स्टूडेंट रहा हूं. और अब वो कैलकटा यूनिवर्सिटी से हट के अलग एक यूनिवर्सिटी भी बन गई, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी. तो वो चंद जो बरस मेरे लिए बहुत अहम था, और दोस्तों के साथ और कल्चरली और सोशली पॉलिटिकली. तो फिर सब कुछ छोड़ के मैं आ गया था हायर एजुकेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU जिसका नाम है दिल्ली में. और वहाँ फिर मैं मास्टर्स इन फिज़िक्स में दाखिल हो गया. मास्टर इन फिज़िक्स जी. मैं फिज़िक्स का स्टूडेंट रहा ना. तो और ये अंडर प्रेशर मैंने नहीं किया जी. मुझे बहुत दिलचस्पी थी, है, अभी भी है ये फिज़िक्स मैथमेटिक्स में. और आप सुनकर हंसेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट ख़ास तौर पे ज्योग्राफ़ी और तमाम जो आर्ट सब्जेक्ट है मेरे लिए थोड़ा सा स्कूल में मुश्किल पड़ रहा था. लेकिन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स मेरे लिए बहुत इजी रहता था. अब थोड़ा एबनॉर्मल है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मैं फैक्ट बता रहा हूँ. बच्चों के लिए सर यही मुश्किल रहता है, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स. यही तो गड़बड़ है कि मेरे साथ सब उल्टा होता चला गया. अब फिज़िक्स मुझे इतना पसंद था तो मैंने मास्टर्स कर लिया. और फिर PhD में जब गया तो मुझे थोड़ी थोड़ी बायोलॉजी में रुचि आई. तो फिर मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें मैं फिज़िक्स को अप्लाई कर रहा था, केमिस्ट्री को अप्लाई कर रहा था और मैथमेटिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर रहा था. लेकिन वो सब्जेक्ट फिज़िक्स नहीं था, वो बायोलॉजिकल फिज़िक्स था, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था. और उस दौरान मैंने सोचा कि ठीक है, मैं MSc और PhD जो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन एक क्रिएटिव आर्ट्स मुझे परस्यू करना है. और मुझे थोड़ा अफसोस अभी भी है कि मैं पेंटिंग में बहुत चीज़ें परस्यू कर नहीं पाया. तो मैंने बोला कि नहीं, एक चीज़ को मुझे परस्यू तो करना ही है. तो मौसीकी को मैंने पकड़ लिया. और ये भी मुझे समझ में आ गया कि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है, मौसीकी जो है, ये हम किसी कॉलेज में या स्कूल में सही तालीम हासिल इसको नहीं कर सकते हैं. इसलिए मैंने ऑप्ट किया है कि जैसे कि पारंपरिक जो हिंदुस्तानी तरीके हैं, गुरु शिष्य परंपरा, तो ऐसे तरीके से मैं इस विद्या को हासिल करूँगा, इस इल्म को हासिल करूँगा. और मैं ढूंढ के खान साहब को ढूंढा है, उनका पीछा किया है. और वो वही जगह है निज़ामुद्दीन, दिल्ली में, वहीं रहते थे. और फिर मेरे भैया से उनका कुछ दोस्ती थी, बड़े भैया, तो कज़िन जो है. तो और वो उस वक्त खान साहब रेडियो में ऑफिसर थे. ये खान साहब कौन सर? हाँ, हफीज़ अहमद ख़ान, ये थे पद्मश्री उस्ताद हफीज़ अहमद ख़ान. गुस्ताखी माफ़, मैं बताना भूल गया था. आप ताल्लुक़ रखते थे रामपुर सहसवान घराना. रामपुर एक रियासत है उत्तर प्रदेश में. तो इनके पूर्वज वहीं से गाना सीख के, और वहीं रामपुर जो नवाब थे उनके किसी ज़माने में इनके जो पूर्वज वहीं कोर्ट म्यूजिशियंस
टीचर्स हुआ करते थे, सर, इसलिए वास्ते। माफ़ी चाहूँगा बताएं, कि बिल्कुल। ये जो आपने घराने का ताल्लुक बताया सर, तो ये घराना क्या है था, हमारे सामाइन को बताने की सहमत करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, कोई अजीब चीज़ नहीं है। जैसा कि हमारे एकेडमिक्स में होता है ना, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये घराना जो है एक तरह से स्कूल है जिसमें वो ट्रेडिशंस जो है हिंदुस्तानी मौसीकी जो है, अलग अलग स्कूल में या अलग अलग घराने में परसेप्शन में कुछ कॉमनैलिटी होती है, लेकिन कुछ फ़र्क हो जाता है। और रागों को जो पेश करने का जो स्टाइल है, अदायगी है, उसमें फ़र्क होता है। बंदिशों में यानी कंपोजिशंस में फ़र्क हो जाता है। प्लस कुछ रागों में जो है उसके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक घराने से दूसरे घराने में बहुत फ़र्क है या विरोध है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे अलग अलग स्कूल होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, इस तरह से हिंदुस्तानी मौसीकी में भी ये अलग अलग स्कूल है जिसको हम बोलते हैं घराना। और वो उसका लिंक वहाँ से रहता है कि उसका जो हिस्ट्री है, जैसे कि हमारे घराने का ताल्लुक़ है कि रामपुर से, क्योंकि हमारे पूर्वज रामपुर कोर्ट में मुलाजिम थे, वहाँ पे आर्टिस्ट एम्प्लॉयड थे और वहाँ अपने फ़न को उन्होंने डेवलप किया है, स्टाइल को डेवलप किया है। और उन्होंने उससे भी पहले वहाँ से सीख के आए थे। ग्वालियर, आपको मालूम होगा कि ग्वालियर जो है वो मियाँ तानसेन की सरजमीन है। और वहाँ कहा जाता है कि हिंदुस्तानी जितने भी स्कूल्स हैं और जितने भी स्टाइल्स हैं, सबका जड़ वहीं पर है ग्वालियर में। तो हमारे जो एक हिसाब से संगीत का मरकज़ है। बिल्कुल वहाँ ग्वालियर से सीख के वहाँ आ गए थे रामपुर, फिर अपना कुछ डेवलप किया है, फिर रामपुर ग्वालियर घराना बन गया। तो इस तरह से है। तो सर, और वही बात यह है कि आपने सिर्फ एक ही घराने से फ़ायदा उठाया, कुछ और भी घरानों से नहीं? फ़ायदा उठाया? मैंने मेरी बुनियादी तालीम रामपुर सैसवान घराने उस्ताद हफीज़ अहमद ख़ान साहब से ही हुई है। और उनके भी जो गुरु बहुत मशहूर थे, आखिर मतलब अलग अलग जगह में, पहले बड़ौदे में थे लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ वो कलकत्ते में संगीत रिसर्च एकेडमी है, वहाँ पे फैकल्टी में थे। बहुत मशहूर नाम है उस्ताद निसार हुसैन ख़ान। तो मैंने डायरेक्टली उनसे सीखा नहीं, लेकिन मैं उनका बहुत करीब था और मुझे बेहद मोहब्बत करते थे। और जब मैं कलकत्ता जाया करता था घर, तो उनसे ज़रूर मुलाकात होती थी। यहाँ तक भी जब कलकत्ते में उनका इंतकाल हुआ था, तो मेरी ज़िम्मेदारी थी उनका जो है ना कॉफ़िन, जी, पता नहीं उर्दू में आप क्या बोलते हैं, वो कॉफ़िन को मैंने ही तैयार किया है करके एयर इंडिया में से मैंने दिल्ली में भेजा खान साहब के साथ। और ताबूत कहते हैं जी। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब या भाग्यशाली मानता हूँ कि बाबू अब्बा, हम उनको बाबू अब्बा कहते थे और दुनिया उनको कहती थी तराना किंग। वो तराना अपना स्टाइल था उनका, वो इतने ज़बरदस्त तराना गाते थे, बादशाह थे, तराना किंग कहा जाता। तो और शायद दिल्ली में ऐसी उनको कोई मतलब कॉन्सर्ट हुए हैं या रिकॉर्डिंग है जिसमें मैं उनके साथ तानपुरे पे नहीं हूँ। ये एक इत्तेफाक की बात है। लेकिन वो खान साहब हमेशा बोलते थे, मेरे गुरुजी बाबू अब्बा का प्रोग्राम है, बाबू अब्बा की रिकॉर्डिंग है, तुम साथ में होंगे। और बाबू अब्बा मुझे बहुत पसंद करते थे। कई बार मूड ऑफ रहते थे बुढ़ापा में, तो मैं उनको मनाया करता था, मैं मूड लाने की कोशिश करता था। तो बहुत मतलब साफ दिल के इंसान थे। तो उनके साथ रह के भी मतलब इतना
करीब मैं रहा ना, उनके साथ रह रह के भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं एक चीज़ बताऊं, किसी भी सब्जेक्ट में, ख़ास तौर पे परफॉर्मिंग आर्ट में, हम कुछ डायरेक्टली सीखते हैं और कुछ पैसिवली भी सीखते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या लफ्ज़ हैं पैसिव का उर्दू में, लेकिन किसी बड़ी हस्ती के साथ आप नज़दीक रह के, उनके साथ घूम के, उनके साथ उनकी सेवा करके भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये खुशनसीबी मुझे मिली थी, तो बाबू अब्बा का जो आशीर्वाद मुझे हासिल है। और लेकिन मैंने सीखा है रामपुर घराने में। बात रही आपने जो सवाल किया है कि हाँ, ये अंत नहीं था मेरे जो तालीम का। कई घरानों से आपने इस्तेफादा तो किया है। मैं फिर शास्त्रीय संगीत में, यानी क्लासिकल मौसीकी में मैं थोड़ी सी जानकारी जब हो गई है, तो मैंने अलग अलग जो इस दुनिया जो है, संगीत की जो दुनिया है, इसमें वही पर्सनालिटीज़ को, वही शख्सियत को ढूंढने लगा जिन्होंने कुछ ख़ास कंट्रीब्यूट किए हैं, जिन्होंने तारीख को थोड़ा सा घुमाया, टर्निंग पॉइंट बनाया। तो एक शख्स पे मुझे बहुत दिलचस्पी थी, इनका नाम था उस्ताद अमान अली खां साहब। और जहाँ तक मैंने जाना, मैंने समझा कि वो बहुत बड़े दिल के इंसान थे और अपना, उनकी बंदिशें बहुत मशहूर है और बहुत सेकुलर आदमी थे। और आप सब लोग जानते होंगे कि सबसे जो एक पॉपुलर राग है हमसध्वनि, जिसके मतलब जड़ है कर्नाटिक म्यूज़िक, लेकिन आज हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, मौसीकी में सबसे पॉपुलर राग है हमसध्वनि। ये अमान अली खां साहब ने उनको एडाप्ट किया था हिंदुस्तानी में, और जिसको उस्ताद आमिर खान साहब ने गाया है और बहुत मशहूर हो गया। और इसको अलग अलग जगह में इस्तेमाल भी हुआ है। जैसे कि अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे, हमारे बंगाल के बहुत मशहूर एक फ़िल्म डायरेक्टर रहे हैं ऋतिक घटक, और उनका बहुत एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड एक फ़िल्म है, चर्चित फ़िल्म है मेघे ढाका तारा, यानी बादल से ढके हुए सितारे। तो उसमें उन्होंने ये जो है हमसध्वनि और ये गायकी को बिल्कुल इस्तेमाल किया है। अमान अली खां साहब की बंदिश और राग को इस्तेमाल किया है। तो मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि इस शख्स से मुझे मिलना है। अगर मेरी जो संगीत की तालीम है वो अधूरी रह जाएगी अगर इस इंसान के मैं करीब नहीं हो पाया। लेकिन मैं जब थोड़ा सा म्यूज़िक फील्ड में आ गया, थोड़ा सा मैच्योरिटी आई, तब वो अमान अली खां साहब हम सबको छोड़ के जा चुके थे। और उनका ताल्लुक़ था एक घराने से जिसका नाम है भिंडी बाज़ार घराना। भिंडी बाज़ार बॉम्बे में एक जगह है जिस इलाके का नाम है खादिम हुसैन रोड, और खादिम हुसैन उन्हीं के ही पूर्वज थे अमान अली खां साहब के, तो उनके नाम से उसी जगह का नाम है खादिम हुसैन रोड, बट पॉपुलरली लोग इनको जानते हैं भिंडी बाज़ार घराना। तो मुझे काफ़ी दिलचस्पी रही है। तो फिर मैं ढूंढते हुए उनके एक शागिर्द बॉम्बे में थे, अब हमारे बीच में नहीं है, तो गुरुजी जिनका नाम था पंडित रमेश नथकर्णी, ये इनका रिश्ता था वहाँ से बेलगांव से कर्नाटक। और मैं उनके पास गया और बॉम्बे में उनसे तालीम हासिल की है, और उन्होंने जी भर के हमको अमान अली खां साहब की बंदिशें सिखाई। और देखिए वो शख्स कितना उदार, कितना फराज दिल थे। वो अपना बंदिशों में अपना नाम अमन नहीं लिखते थे, वो लिखते थे अमर। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये संगीत में एक तरह से
उसका सिंबल थे सेकुलरिज्म का। और मैं अपने गुरुजी पंडित रमेश नतकर्णी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको ये आपको निखारा रोशनी डाली है। और जब मैं गाता हूँ, आज मैं जो गा रहा हूँ, तो ये एक तरह से मिश्रण है रामपुर घराना और वो भिंडी बाजार घराने का। दो घराने की तालीम पता नहीं कैसे मेरे अंदर आ गया संगीत की दुनिया में। जी। सर, जैसा कि हमारे सामाइन को ये बात मालूम हो चुकी है कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। जी। तो आप साइंस के स्टूडेंट होने के साथ साथ मौसीकी का भी आपके पास पूरा मामला है जी। तो क्या साइंस और मौसीकी में ताल्लुक़ है सर कुछ? ये सवाल मुझे बहुत लोग करते हैं और आपको मैं बता दूं, जितना प्यार मुझे मौसीकी से है उतना ही लगाव मुझे साइंस से है। मुझे साइंटिस्ट बनने के लिए किसी ने प्रेशर नहीं किया है, ये मैंने अपनी इच्छा से की है। और चूंकि मुझे लगाव था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में लोग ये कहते हैं कि ये करो, अगर ये नहीं करो तो वो करो, अगर ये करा तो वो नहीं कर सकते हैं। और शुरू से ही मुझे इस बात मंजूर नहीं थी। बंगला में कहावत है, थोड़ा थोड़ा बंगला आप समझ ही लेंगे, कि जो जे रांधे से चूल बांधे, यानी जो शख्स या जो औरत खाना बनाती है वो बालों को भी संवारती है ना जी। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है और आराम से कर लेते हैं। और कुदरत ने उनके पास वो ताकत दिए हैं और वो करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम साइंस को परस्यू कर रहे हैं तो मैं कतई तैयार नहीं था कि मैं ये हमारे जो पेंटिंग और ख़ास तौर पे मौसीकी को छोड़ दूं। जितने भी फ़नून लतीफ़ा की बात जी। और एक स्टेज पे मैंने ये भी सोचा था कि ये साइंस की वजह से मेरा वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है, बहुत समय जा रहे हैं और मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। समय एक या वक्त जो है वो एक पाबंदी हमेशा होती थी और मैं सोच रहा था कि इसको कैसे बैलेंस करूं, तो एक को छोड़ देते हैं जी। तब पीएचडी करने के बाद मेरे नौकरी की तलाश कर रहा था और जैसे होता है कि मेरे तो कोई माँ बाप था ही नहीं, तो मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही थी और मैं डोर टू डोर जिसे कहना चाहिए अंग्रेज़ी में पिलर टू पोस्ट भाग रहा था। मुझे अपने स्टेट में भी नौकरी नहीं मिली, कहीं नहीं मिल रही थी। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली थी, हालांकि मैं पढ़ाई वहाँ की नहीं। तो मैंने एक टाइम पे मैंने सोचा कि क्या झमेला है, छोड़ देते हैं, फिर मौसीकी करते हैं, म्यूज़िक और साइंस करते हैं, या तो म्यूज़िक छोड़ देते हैं, ये साइंस करते हैं। लेकिन क्या चुना सर आपने? नहीं, मेरे से हुआ नहीं। मैंने बोला कि नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं एक को छोड़ूं तो मैं जी नहीं सकता हूँ, मुझे दोनों ही चाहिए, बल्कि मुझे सब कुछ चाहिए जी। और मैंने इस पे कुछ अपने आप को भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने सोचा कि नहीं, ये त्याग देना, छोड़ देना, ये मेरा काम नहीं है, चलने दो। जैसे है नौकरी मिल गई, अब उसमें भी नौकरी मेरी ऐसी थी कि ये जैसे कि कॉलेजेस में पढ़ाना ऐसा नहीं था, उसमें सारे रिसर्च का था और वो एडवांस मैं ब्रेन साइंस में चला गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसमें मैं अल्जाइमर पे काम शुरू किया, मेमोरी पे काम शुरू किया। स्टूडेंट्स लोग सब पीएचडी कराना है और सारे हमारे बच्चे जो है स्टूडेंट्स सब एस्टैब्लिश्ड हो गए, सब आईआईटी एम्स में प्रोफेसर बन गए। इतनी खुशी है मुझे, काफ़ी सारे पब्लिकेशंस निकल गए हैं, मैं रिटायर हो चुका हूँ फिर भी मेरे पेपर्स निकल रहे हैं और अच्छे अच्छे जर्नल्स में। मुझे कोई ख़ास नाज नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये सिलसिला चालू है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि म्यूज़िक का नहीं छोड़ना है। और एक काम मैं करता था कि मैं अपने स्टूडेंट्स बच्चों को सब बताता था, भाई देखो मौसीकी के लिए मेरा अलग टाइम है और उस टाइम पे तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मैंने ज़िंदगी भर वो सुबह चंद घंटे और रात में चंद घंटे अलग
रखा था और उसमें सिर्फ मैं मौसीकी के साथ अपने साथ बिताना चाहता था, बिताता हूँ, आज भी बिताता हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मतलब इट हैज़ बिकम लाइक माई लाइफ स्टाइल। अगर जिस दिन मैं रियाज़ नहीं करता हूँ उस दिन मुझे लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड आई नो आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट डूइंग। तो मैं थोड़ा सा रियाज़ करता हूँ तो मेरा एकदम शांत हो जाता हूँ, मुझे अच्छी नींद आती है, मुझे सुकून मिलता है, और उसी के आधार पर मैं सारे साइंस के प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान को जब चैन मिल जाता है ना तो वो कुछ भी कर लेता है ना। റേഡിയോ CU ടോക്ക് ഓണിൽ ഇതുവരെ കേട്ടത് പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനും ശാസ്ത്രകാരനും ഡൽഹി സർവകലാശാല പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ സുബേന്ദു ഘോഷ് സംസാരിച്ചതാണ്. അവതരണം റിസ്വാൻ അൻസാരി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഉറുദു വിഭാഗം, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല. ഭാഗം 1.